जय हिंद डियर गाइज, वेलकम बैक। दिस इज संदीप कुमार एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर गाइज, सीटेट एग्जाम 2023 एनसीईआरटी थ्योरीज हिस्ट्री पार्ट 3 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले एनसीईआरटी थ्योरीज हिस्ट्री की पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और तब इस पार्ट 3 का अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा टॉपिक आज का है हिस्ट्री यानी इतिहास। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। डियर गाइज, एक बात आप ध्यान देंगे कि ये जो भी नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सीटेट एग्ज़ाम या अदर टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी मस्ट है। और इसका अध्ययन आप अगर विस्तार पूर्वक कर लेते हैं तो जो एसएसटी में 60 नंबर पूछा जाता है उसमें से 20 नंबर अगर पेडागोजी को छोड़ दिया जाए, जो 40 नंबर आपका कंटेंट है उसमें कम से कम 38 नंबर तो पूर्णतः आना है तो आना है। और आपसे हम अगली वीडियो में या नेक्स्ट टाइम जब समय मिलता है तो आपको मैंने किस तरह से 2 टाइम्स सीटेट क्वालिफाइड किया है, पेपर 1 पहली बार में और सेकेंड बार में पेपर 1 और पेपर 2, इसको मैं विस्तार पूर्वक अपना रूटीन बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, अब क्या है यह जानना है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो इत्यादि। यानी कोई बात है जिसे हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं, अखबार का प्रयोग कर सकते हैं या और भी अदर सोशल मीडिया है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है अतीत यानी हिस्ट्री यानी इतिहास। जो बीती हुई बात है के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये भी हम अतीत के बारे में या अदर भी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है आखेटकों। देखिए, आखेटक मीन्स होता है शिकारी, इसलिए इसका अर्थ भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। कभी कभी शब्द की जानकारी न रहने से हम जानते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे आखेटको मीन्स शिकारी। अब फोर्थ पॉइंट है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, इसलिए आप याद रखिएगा कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है तो यह है उत्तर पश्चिम में। अब देखिए, इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यह डायरेक्ट पूछेगा या पूछा भी है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं तो उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम की ही क्षेत्र में ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यह वेरी वेरी मस्ट है, तो इसको आप लोग एकदम अंडरलाइन कर लीजिए कि उत्तर पश्चिम के जो भी क्षेत्र हैं
जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब वे भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसको तो आप लोगों को एकदम याद रखना है, तो याद रखना है कि वे लोग क्या करते थे कि भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाते थे या बनाना शुरू कर दिया। अब है, ये लोग गांवों में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में। एक बार मैं इस टॉपिक को और रिवाइज कर दे रहा हूँ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं उत्तर पश्चिम में। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। किरथर की पहाड़ियाँ किधर हैं? और सुलेमान की पहाड़ियाँ भी उत्तर पश्चिम में। इस क्षेत्र में जो स्थान है वहाँ क्या हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। वे भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिए। ये लोग गाँव में रहते थे। अब हम लोग 5th टॉपिक पे चलेंगे। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। याद रखिएगा, गारो तथा मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो विंध्य पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व, अभी कहाँ है? उत्तर पूर्व में। अभी हमने जाना उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, और गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ये किधर है? उत्तर पूर्व में। इसको अंडरलाइन कीजिए पहले। चलिए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। देखिए, उत्तर पूर्व के ही क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। इसको नोट डाउन करना है तो करना है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल का उत्पादन किया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 6th नंबर। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी वे नदियां जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं वे सहायक नदियां होती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी 2500 वर्ष पूर्व हुआ। एक बार और इसको हम जानेंगे। सहायक नदियाँ क्या हैं? वे नदी जो एक बड़े नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी विकास हुआ उनका। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसको भी आपको तो याद रखना ही रखना है, या तो आप चाहें तो एक अपने तरीके से बेस्ट नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी हर चीज़ का या हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है नोट्स बनाने का या कुछ लिखने का, तो आप चाहे तो इसे और भी शॉर्ट फॉर्म में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 7 पॉइंट है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी है सोन। याद रखना है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी क्या है? सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन है। गंगा के दक्षिण में, देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मगध, और वर्तमान में क्या इसका नाम है? बिहार।
आगे चलेंगे। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। 8th पॉइंट है, कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। यानी उनके विचार क्या है? पत्थर को तराशने के माध्यम से, संगीत रचने में और यहाँ तक कि भोजन बनाने में, इसमें नए नए तरीकों का प्रयोग किया जाता था। आगे चलेंगे। 9th नंबर जो टॉपिक है अब है इस वेरी वेरी मस्ट है यह, यानी एक तरह से कहे तो VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब जैसे देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, हमारा देश जो भारत है इसे हम इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। अब देखिए, भारत जो है जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एकदम याद रखना है, जैसे भी हो आपको तो याद रखना ही है। हम लोग अपने देश के लिए इंडिया का प्रयोग करते हैं यानी भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे बना है? इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में इंडस कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अब थोड़ा सा एक इंग्लिश टॉपिक है, थोड़ा सा आप इसको याद रख लेंगे तो बेटर होगा। जैसे टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री, यानी दो शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने देश के लिए करते हैं। जैसे आर इंडिया एंड भारत, यानी हमारे देश के लिए जो दो नामों का प्रयोग किया जाता है, एक इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, यानी इंडिया जो है वो इंडस से बना है और इंडस को हम लोग संस्कृत सिंधु कहते हैं संस्कृत में, और संस्कृत में इंडस का मतलब क्या हो गया? सिंधु। तो आप लोग जान गए टॉपिक। अब नेक्स्ट है आगे देखेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब इंडिया किसने कहा? तो ईरानियों ने और यूनानियों ने, और वे लोग सिंधु को हिंदोस या इंदोस कह दिया। अब है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, याद रखिएगा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यही पूछ लेगा परीक्षा में कि भारत नाम का प्रयोग किस दिशा में? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग करते थे और वे एक समूह होते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यही पूछ लेगा कि भारत जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह था जिसका हम लोग भारत के नाम से प्रयोग करते थे। अब है इसका उल्लेख कब मिलता था? संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व जो लिखी गई थी ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और वही जो समूह भारत है वही हमारे देश का नाम भारत में आने लगे। अब है 10th नंबर जो टॉपिक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये भी मस्ट है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, यानी जो पुस्तकें हैं
वे हाथ से लिखे गए थे, तो इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। देखिएगा, हम लोग जो पुस्तक हाथ से लिखी गई उसे हम पांडुलिपि कह दिए, और पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में आया मैन्युस्क्रिप्ट। तब ये शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना, जिसका अर्थ है हाथ। अब ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो याद रखिएगा, पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी। किस पर? ताड़पत्र अथवा हिमालय के क्षेत्र में एक उगने वाले पेड़ जिसका नाम भूर्ज है, उसके छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो गाइज, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल सीरियस जानकारी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो भी सीटेट या अदर टेट की तैयारी करें उन्हें ज़रूर इसको शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी हम लोग व्हाट, व्हेन और हाउ का प्रयोग कर रहे हैं, और यह एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।